मेरे प्यारे दोस्तों, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फिजिक्स का मोशन चैप्टर अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। मैंने आपको उस वीडियो में फिजिक्स के साथ फैमिलियर बनवाया था, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाया था। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमने FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम पढ़ा था। हमने SI यूनिट्स समझा था, व्हाट आर SI यूनिट्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट्स। हमने आपको ये बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपके फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन जो है उसको लेकर बनाएंगे। और मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपके NCERT हो, चाहे वो आपकी रेफरेंस बुक हो, उन्हें भी कंसिडर करेंगे, उन्हें भी लगाएंगे और आपको इस चैप्टर का मास्टर बना देंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है मोशन। और जैसा मेरा बिलीव है, जैसा मेरा मानना है और जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम चैप्टर्स के नाम को समझें, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम जब चैप्टर का नाम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर चैप्टर को लेके जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन का मतलब क्या है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि मोशन का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये एक कर्तव्य है कि आपको मैं बताऊं व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। इस चीज़ का आपको मैं आंसर दूं। मोशन, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब क्या है कहने का। पहले तो आपको मैं एक वर्ड से फैमिलियर करवाना चाहूँगा, ऑब्जेक्ट। ये आपको फिजिक्स में बार बार देखने के लिए मिलेगा और अगर आप इस वर्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए तो आपको फिजिक्स में आने वाले दिनों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए आपको इस वर्ड से फैमिलियर होना है, जो कि है ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सिंपल थिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब है थिंग। हिंदी में बोले तो वस्तु। मतलब किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। किसमें? फिजिक्स में। तो ऑब्जेक्ट के साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट वर्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऑब्जेक्ट वर्ड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरा मानना ये है। तो मैंने आपको बताया मोशन क्या होता है। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। मतलब समय के साथ साथ अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि आप मोशन में हैं। मतलब आप घड़ी देखिए, घड़ी में समय हमेशा चलता रहता है। आप ये मत समझिएगा कि आपकी घड़ी रुकी है तो समय रुक गया है। आपकी घड़ी में बैटरी ख़त्म हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि समय रुक जाता है। आपने कभी ये चीज़ देखा है कि सुबह से रात ना हुई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एक सुबह के बाद एक रात आती है। तो समय कभी किसी का वेट नहीं करता, समय हमेशा चलता रहता है। तो समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब सुबह आपने देखा तो वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था, दिन में आपने देखा तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हट के किसी और पॉइंट पे उस समय आ गया है, तो हम ये बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया है। चलिए, आपको हम एक बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सपोज करिए आपकी घड़ी में बज रहे हैं 2 PM। आप यहाँ AM लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, डजेंट मैटर। 2 PM हो रहे हैं और 2 PM पे आपने अपनी
कार को या आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो वो दिल्ली से 20 किलोमीटर्स पीछे था, मतलब दिल्ली में नहीं था, दिल्ली से 20 किलोमीटर पीछे था। उसके बाद आपकी घड़ी पे समय हो गया 2:30 PM, ठीक है। और अब आपने जब उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो दिल्ली पहुंच गया था। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये 30 मिनट्स टाइम आगे बढ़ा है और 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो मतलब इन 30 मिनट्स में ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो मतलब ये 30 मिनट्स तक ऑब्जेक्ट किस में था, मोशन में था। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं मोशन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑब्जर्वर? चलिए, ऑब्जर्वर मतलब ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं और आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वो आपसे कुछ दूरी पे था, उसके बाद आपने देखा तो वो ऑब्जेक्ट आपके थोड़े करीब में था। तो मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, समय के साथ किया है, और इस टाइम पे आप क्या हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। आपको कैसे पता उसने चेंज किया है? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया, आपने ये देख लिया कि वो पहले हमसे दूर था और अब वो हमारे पास आ गया है। तो इस केस में आप ऑब्जर्वर बन गए हैं। एक और आपको छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं। आप जब कभी कभी ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं, बैठते हैं ट्रेन वगैरह में या कार वगैरह में आप कहीं जाते हैं फैमिली के साथ, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, आप जब खिड़की के बाहर नज़र झांक करके देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं वो पीछे डायरेक्शन में भाग रही हैं। तो उस केस में आप क्या बन गए, आप बन गए ऑब्जर्वर, और सराउंडिंग क्या बन गई, सराउंडिंग बन गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। आपको टाइम एंड ऑब्जर्वर के बेसिस पे हमने समझाया कि मोशन क्या होती है। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। मोशन में कुछ स्टेट्स होती हैं, कुछ क्या, बेसिकली दो ही स्टेट्स होती हैं। जैसे मैटर के स्टेट्स होते हैं, केमिस्ट्री में हम 3 टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो हमने वहाँ पे मैटर का स्टेट्स देखा था, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था कि मैटर कितने स्टेट्स में हो सकता है। अब यहाँ मोशन कितने स्टेट्स में हो सकती है, 2 स्टेट्स में हो सकती है मोशन। या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। रेस्ट मतलब क्या है, रेस्ट मतलब आराम, आराम मतलब रेस्ट होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे भी रेस्ट मतलब आराम, आराम कर रहा होगा कोई चीज़, तो मतलब क्या होगा कि वो रुका हुआ होगा, मतलब टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। When an object does not changes its position with respect to time, then it is said to be in the state of rest। मतलब हमने जो बोला हिंदी में वही यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अच्छा, स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर आपसे कोई ये बोले आकर के कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो चीज़ रेस्ट है उसी को हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी आपका ये पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्पेलिंग सेम होती है वो वाले स्टेशनरी की भी और ये वाले स्टेशनरी की भी। तो स्टेशनरी का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लेते हैं जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे हों। ट्रीज, हाउसेस, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका ईयरफोन। आप अभी देखिए कि आपका फ़ोन जो है, अभी आप समय देखिए, आपका फ़ोन आपके हाथ में है या आपका लैपटॉप आपके सामने रखा है। आप अगले ही सेकंड देख रहे हैं तो क्या वो बेड पे चला गया, क्या वो टेबल पे चला गया? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो रहा है। आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका ईयरफोन जिस जगह पे है वहीं रखा हुआ है। तो वो किस स्टेट में है, वो
स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। मतलब वो इस समय कौन सा ऑब्जेक्ट बन चुका है, वो इस समय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बन चुका है, रुका हुआ आइटम, रुका हुआ सामान। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं जो कि मोशन का आखिरी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्टेट ऑफ मोशन का क्या है, वही सेम मतलब है जो मोशन का है, वही स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट continuously changes its position with respect to time, then it is said to be in the state of motion। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका समय के साथ साथ अपनी जगह चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको हम दें तो प्लैनेट्स सन का क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, तो वो खुद अपनी जगह पे तो घूमते ही घूमते हैं और सन का भी चक्कर काटते हैं। आपको पता होना चाहिए अर्थ कितने दिन में सन का चक्कर काटता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतने दिन में सन जो है अर्थ का चक्कर काटता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हमारा अपकमिंग चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे स्टेट ऑफ मोशन का, तो हमने यहाँ पे बोला प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स को हमने क्यों बोला कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली किसी एक फिक्स्ड पाथ के अराउंड रोटेट कर रही हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, और वो फिक्स्ड पॉइंट सन है। तो यहाँ पे हमारा ये मोशन जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है, और अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। आइए तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दो चीज़ें बताई थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। आप अपनी बुक में मार्क करिएगा इसे, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों जिसमें हो उसे हम वेक्टर बोलेंगे, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसे हम स्केलर बोलेंगे। रट जानी चाहिए ये चीज आपको, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। The quantity which contains only magnitude is called scalar quantity, and the quantity which contains magnitude as well as direction is called vector quantity। चलिए अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब actual length of the path covered by the object is called distance। मतलब सपोज करिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A से B आने में ये पाथ हमको फॉलो करना पड़ा, ये पाथ हमको फॉलो करना पड़ा, और हम मान लेते हैं ये जो पूरा हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 20 किलोमीटर्स का। कितने किलोमीटर्स का, 20 किलोमीटर्स का। बात को समझिएगा, 20 किलोमीटर्स का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज द पॉइंट जहां से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। प्रेप 1 इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ योर स्टडी, मतलब प्रेप 1 से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो प्रेप 1 आपका इनिशियल पॉइंट था। फाइनल पॉइंट जहां तक आप पढ़ के जाएंगे, जहां तक आप पढ़ेंगे। सपोज आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी आपका फाइनल पॉइंट होगा स्टडी का। तो इनिशियल पॉइंट जहां से आपने जर्नी को स्टार्ट किया, और फाइनल पॉइंट जहां पे आपने जर्नी को एंड किया। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये सीधी लाइन जो जुड़ेगी इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे।
डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एक्चुअल पाथ है, इसे क्या बोला जाएगा, इसे डिस्टेंस बोला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर समझ में आ गया है। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और आप कुछ चीजें हम क्लियर करके आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए लेंथ दोनों ही है, हमने बोला एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस and shortest distance traveled by object between initial point to final point is called displacement। तो लेंथ तो दोनों की मेजर करनी है, तो मतलब इसमें यूनिट क्या होगी हमारी, एसआई यूनिट मीटर होगी। एमकेएस में हमने आपको बताया, हमने आपको लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ यूनिट भी बताया था, 3 टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और हमने आपको ये बताया था कि एमकेएस सिस्टम यानी मीटर लेंथ में मीटर होगा और मास में केजी होगा और टाइम में सेकेंड होगा। ये जो तीनों एमकेएस सिस्टम जो है हमारा, ये एसआई यूनिट कहा जाता है, एसआई यूनिट कहलाता है। तो लेंथ तो दोनों ही है, डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, दोनों की है एसआई यूनिट आप देख सकते हैं मीटर होगी, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है और उसकी भी एसआई यूनिट मीटर है। दोनों को हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर रिप्रेजेंट करना हो, अगर हम आपसे बोलें कि डिस्टेंस को आप एक अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करिए और डिस्प्लेसमेंट को एक अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करिए, तो डिस्टेंस को आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके ऊपर एरो लगा रहेगा। क्यों एरो लगा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी में ये चीज बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एक एरो लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ एक चीज है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए सपोज करिएगा आप एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से आप एक पॉइंट बी तक गए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है। फिर आप पॉइंट बी से इधर आए, सपोज करिए ये पॉइंट सी है, ये 1 किलोमीटर है, तो आप बी से कितने किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, बी से आप -5 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, -4 और -1 -5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपके दिमाग में ये बार बार ब्लिंक कर रहा होगा कि मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं कि डिस्टेंस एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर है। चलिए इसको आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, इसको आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। एक ही एग्जाम्पल से आपको हम पूरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिए, इसे बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। सपोज करिए एक पॉइंट ए है, यहां से आप पहले पॉइंट बी पे गए, फिर यहां से एक पॉइंट आप सी पे गए, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, यहां से जो एक ए से बी तक हमने ट्रैवल किया है, ये 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और बी से और सी के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसे हमने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना हो, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारा 7 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्ट्रेट लाइन ए टू सी खींचेंगे तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों ही 7 किलोमीटर्स का है। मतलब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है, ठीक है। जब हम सेम डायरेक्शन में हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह सेम है।
अब देखिए कि केस 1 मान लेते हैं, ये केस 1 मान लेते हैं। अब केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 क्या है, हम पहले ए से बी पे गए, ठीक है, ये हमने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर, फिर बी से सी पे आए और ये इस डायरेक्शन में आए। ये हमने सपोज करिए कि हमने ट्रैवल किया है 3 किलोमीटर्स, जितना यहाँ ट्रैवल किया था उतना ही यहाँ ट्रैवल किया है। तो अब ये ए से बी तक आने में और बी से सी तक आने में, मतलब ए टू सी हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ऊपर जितना ट्रैवल किया है उतना ही यहाँ ट्रैवल किया है। डिस्टेंस इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, ठीक है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 किलोमीटर का। मतलब डिस्टेंस तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब हमने यहाँ डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमने जब यहाँ डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट में असर पड़ गया। वहां डिस्प्लेसमेंट था 7 किलोमीटर का और यहां डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर का। जो चीज डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जाए, मतलब जो क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज हो जाए उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया डायरेक्शन चेंज करने पे, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। और जो क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज करने पर भी चेंज ना हो, एज इट इज बनी रहे, वो क्या कहलाएगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो हमने आपको ये चीज क्लियर कर दिया, why distance is considered as a scalar quantity and why displacement is considered as a vector quantity। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। So our next topic of discussion is speed and velocity। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड के बारे में तो हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब आपने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपकी स्पीड होती है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। 20 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से मैं चल रहा हूं, मतलब क्या है कि 1 मिनट में आप 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। ये तो डिस्टेंस की कहानी है। अब वेलोसिटी एक नया टर्म आपके सामने आया है। वेलोसिटी क्या होती है? कुछ नहीं होती है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है यूनिट टाइम में इज द वेलोसिटी। ठीक है, दोनों की ही यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकेंड में, इसलिए दोनों की ही एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही वी से होगा। वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है मैं आपको बताता हूं अभी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वहां पे एरो लग जा रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हमेशा एरो लगा के किया जाता है। अब स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। Why speed is considered as a scalar quantity and velocity is considered as a vector quantity। देखिए मामला, बात बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है, क्योंकि स्पीड जो है उसमें डिस्टेंस आ रहा है एंड यू नो वेरी वेल दैट डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। हमारा लास्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था, उसमें आपको मैंने ये प्रूव कर दिया था कि डिस्टेंस क्यों स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर बोलते हैं एंड डिस्टेंस को स्केलर बोलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने पढ़ा है अभी। तो डिस्टेंस आ रहा है स्पीड में, इसलिए स्पीड इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड
सिमिलरली वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए, स्पीड क्लियर हो गया, वेलोसिटी क्लियर हो गई। अब हमें दो टर्म समझने हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जो कि जस्ट खत्म होगा। यूं आपको समझ में आएगा क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड। इस चीज पे ये डिस्कशन हमारा चलेगा। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करेंगे, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसी मोशन हो रही है, मतलब आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब आप एक सेकंड में 10 किलोमीटर चलते चले जा रहे हैं, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड कंटिन्यू बनी हुई है। आप 10 किलोमीटर मतलब एक सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किया, अगले सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किया, इस तरीके से करके आप 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो वो मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कौन सा मोशन कहलाएगा? मेरे साथ बोलिए, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। Whenever speed is constant, that type of motion is considered as a uniform motion. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? आप पहले सेकंड में मतलब एक सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किए, दूसरे सेकंड में 20 किलोमीटर कवर किए, मतलब आपकी स्पीड में नॉन यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसी स्पीड नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं एक एक सेकंड में। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन जाएगी तो वो मोशन कौन सी मोशन कंसिडर की जाएगी? वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर की जाएगी। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं आपकी सुटेबिलिटी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन की जब बात होगी, यहां पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। जब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो स्पीड जो है वो वेरिएबल होगी, मतलब समय के साथ चेंज होते रहें अगर आप, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मिटी। और समय के साथ अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं तो उसे हम यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे। तो आदमी को कैसा होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्मिटी की यूनिफॉर्मिटी? आदमी को हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहिए। एक नेचर आप बना के रखिए, उसी को हमेशा फॉलो करिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे चलते हैं। So our next topic is average speed and average velocity. It is also the last topic of today's lecture, and let's begin. What do you mean by average speed? Average speed का क्या मतलब है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम कुछ average speed का मतलब। सपोज करिए, इसका फॉर्मूला तो देखिए है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब आप किसी जर्नी में टोटल डिस्टेंस जो कवर करते हैं और टोटल टाइम में करते हैं, कितने टाइम में करते हैं। सपोज करिए आप दिल्ली जा रहे हैं, आपने पार्ट्स में डिस्टेंस कवर किया, पार्ट्स में मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि आपके घर से दिल्ली जो है वो 600 किलोमीटर्स है, ठीक है। एंड आप एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया आपने, फिर अगले घंटे में आपने 200 किलोमीटर कवर किया, इस तरीके से करके आपने 600 किलोमीटर्स को मान लीजिए 4 पार्ट्स में कवर किया। मतलब पहले आपने एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में आपने 200 किलोमीटर कवर किया, इस तरीके से करके आपने 4 पार्ट्स में 600 किलोमीटर्स को कवर कर लिया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है अपनी। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या तरीका है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, यहाँ से आपको बी पॉइंट पे आना है। आपने एक सी पॉइंट पे पहले आए, फिर एक डी पॉइंट पे आए, उसके बाद बी पॉइंट पे आए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ D1 है और ये T1 टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D2 है और ये आप T2 टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये D से B तक का जो डिस्टेंस है ये D3 है और इसको आप जो है
t3 टाइम में कवर कर रहे हैं। तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। बस इतनी सी बात है एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं। तो अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड था, जिसमें हमने ये पता लगाया था, हमने ये कंफर्म किया था, ये हमने आपको बताया था कि स्पीड इज़ दी स्केलर क्वांटिटी वेयर वेलोसिटी इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी। तो अब एवरेज स्पीड जैसे हमने देखा है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए वेलोसिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक देन दी स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही होगा? नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, तो उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। सपोज करिए, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पे आपको डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वेलोसिटीज़ की ज़रूरत है। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, बीच में पॉइंट C है, बीच में पॉइंट D है। मान लीजिए आपने A से C तक जो डिस्टेंस कवर किया वो v1 वेलोसिटी से कवर किया, ठीक है। v1 वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो एरो आएगा। फिर आपने C टू D जो डिस्टेंस था ये v2 वेलोसिटी से कवर किया, ठीक है। उसके बाद D से B तक का जो डिस्टेंस था वो आपने v3 वेलोसिटी से कवर किया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमें पूछा जाए अगर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला या एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? सम ऑफ वेलोसिटीज़, मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेलोसिटी हियर? व्हाट आर द नंबर ऑफ velocities here? Here 3 velocities are given here. So the formula for average velocity is v1 plus v2 plus v3। सब पे एरो रहेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी से हम डील कर रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। तो 3 number of velocities are given here, so divided by 3. So in this case it is the formula for average velocity. Okay, I hope you understand very well. So this is the last topic of today's discussion. I hope you enjoyed very well. And अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके मुझसे आप क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।